ज्यादातर साम्राज्यों की कहानी कैसे शुरू होती है? ताकत से, फतह से, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर किसी महान साम्राज्य की कहानी गुलामी से शुरू हो और बुलंदी पर जाकर खत्म हो? आज हम शाही चोलों की इसी असाधारण दास्तां को समझने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, एक ऐसे वक्त में जब चोल बस एक नाम था, इतिहास के पन्नों में कहीं दबा हुआ। वो कावेरी नदी के किनारे एक बहुत बड़े, ताकतवर पल्लव साम्राज्य के नीचे काम करते थे। मतलब वो सामंत थे, जागीरदार। तो कहानी की शुरुआत होती है यहां से, गुमनामी से। तो सवाल सीधा सा है, जो लोग पीढ़ियों से दूसरों के हुक्म पर चल रहे थे, वो अचानक दक्षिण भारत की सबसे बड़ी ताकतों में से एक कैसे बन गए? ये हुआ कैसे? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और उनके इस कमाल के सफर को एक-एक करके समझते हैं। अच्छा, तो कहानी का पहला पड़ाव है चोलों का शुरुआती दौर। जैसा कि हमने बात की, इस वक्त वो आजाद नहीं थे। वो तो कावेरी डेल्टा पर राज करने वाले ताकतवर पल्लवों के लिए काम करते थे। उनके वफादार सामंत थे। और हाँ, ये कोई 1-2 साल की बात नहीं थी। हम बात कर रहे हैं सदियों की। संगम काल के बाद एक बहुत लंबे अरसे तक चोलों की किस्मत पल्लवों के हाथ में थी। समझिए कि वो राजा नहीं थे, राजा के मातहत काम करते थे। उनकी अपनी कोई अलग पहचान थी ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। और फिर इतिहास ने एक मोड़ लिया। 9वीं सदी के बीच में एक ऐसा लीडर सामने आया जिसने चोलों के किस्मत की पूरी कहानी ही पलट दी। उनका नाम था विजयालय। और सच कहें तो उन्होंने ही चोल वंश को एक नई सांस दी। देखिए, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। ये एक सदी से भी लंबा सफर था। और इस सफर के 3 बड़े हीरो थे। सबसे पहले विजयालय, जिन्होंने नींव रखी। फिर आए परांतक प्रथम, जिन्होंने ताकत को फैलाया। और आखिर में राजराज प्रथम, जिनके दौर को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो सवाल यह है कि विजयालय ने आखिर किया क्या? उन्होंने एक बहुत बड़ा और सोचा समझा दांव खेला। उस वक्त कावेरी के उपजाऊ डेल्टा पर मुत्तरैयर नाम के स्थानीय शासकों का कब्जा था। विजयालय ने उसे जीत लिया। और यह सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा जीतना नहीं था। नहीं, ये एक तरह से आजादी का बिगुल था। मतलब ये जो एक छोटा सा कदम लग रहा था ना, असल में ये एक बहुत बड़ी छलांग की शुरुआत थी। इसी एक जीत ने उस साम्राज्य की बुनियाद डाली जिसने आगे जाकर, आप सोचिए, 200 से भी ज्यादा सालों तक तुंगभद्रा नदी के दक्षिण के पूरे इलाके को एक साथ जोड़कर रखा। खैर, साम्राज्य बनाना एक बात है और उसे संभाल कर रखना बिल्कुल दूसरी। विजयालय ने नींव तो रख दी थी और उस पर इमारत भी बनने लगी। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। चोलों को जबरदस्त जीत भी मिली और एक ऐसी हार भी जो सब कुछ खत्म कर सकती थी। असली अग्नि परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। तो विजयालय के बाद आए परांतक प्रथम। और उनके टाइम में तो चोल पावर रॉकेट की स्पीड से बढ़ी। उन्होंने पांड्यों की मशहूर राजधानी मदुरै तक पर कब्जा कर लिया। उस वक्त तो लगने लगा था बस अब चोलों को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जैसा कि होता है, जब आप बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं तो गिरने का डर भी उतना ही होता है। और चोलों के साथ बिल्कुल यही हुआ। एक ऐसी लड़ाई उनका इंतजार कर रही थी जो उनके इस उभरते हुए साम्राज्य को शायद शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती। और ये तबाही आई तक्कुलम की लड़ाई में। यहाँ राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने परांतक प्रथम को इतनी बुरी तरह हराया कि लगा जैसे चोलों का उगता सूरज डूब गया। सारी की सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। पर महान साम्राज्यों की पहचान ही उनके वापसी से होती है ना? इतनी बड़ी हार के बाद भी चोलों ने हार नहीं मानी। वो टूटे नहीं बल्कि डटे रहे। और कुछ ही सालों बाद परांतक के पोते सुंदर चोल ने राष्ट्रकूटों को हराकर एक जबरदस्त कमबैक किया। और इसी जबरदस्त वापसी ने उस दौर का दरवाजा खोला जिसे आज हम चोल इतिहास का गोल्डन एज कहते हैं। ये वो दौर था जब आए महान राजराज प्रथम और इन्होंने चोलों को एक छोटी मोटी ताकत से एक ऐसा अजेय साम्राज्य बना दिया जिसे हराना लगभग नामुमकिन था। और इस बात पर इतिहासकारों में कोई बहस नहीं है। सब मानते हैं कि राजराज और उनके बेटे राजेंद्र प्रथम, ये दोनों ही चोल वंश के सबसे महान शासक थे। उनकी विरासत आज भी हमारे सामने है। जरा सोचिए, राजराज की जीतों का लेवल क्या था। उन्होंने चेरों की पूरी नेवी को समंदर में तबाह कर दिया। पांड्यों से मदुरई को वापस छीन लिया। और सिर्फ यही नहीं, समंदर पार श्रीलंका तक अपनी ताकत का झंडा गाड़ दिया। तो आखिर में उनकी सबसे बड़ी कामयाबी क्या थी? वो थी स्थिरता। 200 साल
200 साल से भी ज्यादा उन्होंने तुंगभद्रा नदी के दक्षिण के इतने बड़े, इतने अलग अलग कल्चर वाले इलाके को एक झंडे के नीचे एक मजबूत स्टेट बनाकर रखा। ये वाकई कोई छोटी बात नहीं। तो चोलों की ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। किसी भी साम्राज्य की असली महानता आखिर होती किसमें है? सिर्फ जमीनें जीतने में, या उस विरासत में जो वो अपनी कला, अपने कल्चर और अपने सिस्टम के रूप में आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ जाते हैं? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।